अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एडमिन फराज सोहेल कुरैशी फ्रॉम सुफ़ा एकेडमी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज के कुछ दिन पहले हम एडमिन्स टीम की कुछ डिस्कशन चल रही थी कि हम अपने मेंबर्स को गाइड करें कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या करना है। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है जो कि आप मेंबर्स को गाइड करने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पेपर अटैम्प्ट करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पहले आपने पूरे लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ठीक है, सीक्वेंस जिस तरह के अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया है, उसका पार्ट ए पार्ट बी अटैम्प्ट किया। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक का पार्ट ए अटैम्प्ट कर दिया, एक का पार्ट बी अटैम्प्ट कर दिया। नो, आपके जो है दोनों आंसर्स गलत हो जाएंगे इस सूरत में। ठीक है, पहले आपने इस तरह लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन का पार्ट ए पार्ट बी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट में क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि एक लॉन्ग कर दिया उसके बाद फिर एक शॉर्ट कर दिया, फिर 2-3 शॉर्ट कर दिया, फिर एक लॉन्ग कर दिया, या एक दो लॉन्ग कर दिया उसके बाद शॉर्ट कर दिया। नो, इस तरह नहीं। इस तरह एग्जामिनर को जो है डिफ़िकल्टी फेस होती है। ठीक है, और उसमें होता ये है कि फिर जो है आपके मार्क्स वो कम देता है। ठीक है, दूसरी बात, पेपर प्रेजेंटेशन। आपने पेपर प्रेजेंटेशन अपनी इस तरह बनानी है कि एक क्वेश्चन की हेडिंग डाली। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपने आंसर लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो नंबर है रोमन में है तो रोमन में लिखना है, अगर नंबर नॉर्मल उसमें लिखा है काउंटिंग में तो आपने उस नॉर्मल काउंटिंग में लिख देना है नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, और दूसरी बात, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन लिख दिया उसके बाद आंसर लिखा। ठीक है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन पर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। जैसा कि आपको पता है अभी MCQs OMR शीट पर लिए जाते हैं, तो हमारा मशवरा ये है क्योंकि हमारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के एक्सपर्टीज़ के साथ इंटरेक्शन रहता है, जिसमें हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं उनसे और पूछते रहते हैं कि भाई किन चीज़ों का ख्याल रखना है क्या नहीं। तो वो सब बातें इकट्ठी करके हम लोग जो है आज आपको गाइड करने जा रहे हैं। पहले आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में ये करना होगा कि अगर आपको MCQs मिलते हैं और MCQs वो लोग पहले ले रहे हैं तो फिर तो मजबूरी आपने MCQs करने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है कि MCQs आपसे जो है सब्जेक्टिव पेपर के साथ लिए जाएंगे एंड में, तो आपने पहले जो है शॉर्ट और लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट कर देना है, उसके बाद फिर जो है आपने MCQs अटैम्प्ट कर देना है। वो इस वजह से कि क्योंकि देखें MCQs आते हैं पूरे के पूरे कोर्स में से, और शॉर्ट होते हैं जिसकी हम लोग टारगेट पेपर्स गैस पेपर से तैयारी कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप एक MCQs 40 MCQs करने बैठेंगे, जितने भी 35 जितना एग्रीगेट होगा MCQs का वो करने बैठेंगे, तो उसमें एक चैप्टर पे आ गए एक MCQ में, फिर दूसरा MCQ किसी और चैप्टर में, इस तरह आपका माइंड रिवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, जिस वजह से आपको फिर बाद में जो है बहुत वो हो जाता है कि मेरा MCQ गलत ना हो या कुछ, इस तरह एक टेंशन बैठ जाता है, ऐसे वो बैठ जाता है, डिप्रेशन सा बैठ जाता है दिमाग के अंदर। तो इसलिए जो है बेहतर यह है कि MCQs बाद में अटैम्प्ट करें। अगर आपसे इन्विजिलेटर कहता है कि MCQs पहले देने हैं तो फिर तो मजबूरी है, फिर आप MCQs पहले देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा और दूसरी इस बात का अब बच्चे पूछते रहते हैं कि अगर आपसे कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है उसका कि किसी चीज़ का नेम पूछा है या इसकी डेफिनेशन पूछी है, आपने डेफिनेशन लिख देनी। नो, इस तरह नहीं करना। जो है क्योंकि फिज़िक्स टोटली डिपेंडेंट होती है डेरिवेशंस पर, न्यूमेरिकल्स पर, तो आपने एक पूरा जो है शॉर्ट आंसर भी हो ना, वो भी एक पूरा एक उस पर पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो लॉ पूछा है कुछ भी पूछा है वो आपने स्टेट करना है, उसका डेरिवेशन अगर आपकी बुक में या नोट्स में है तो आपने उसकी डेरिवेशन भी लिखनी होगी। ठीक है, और जो है वरना अगर डेरिवेशन नहीं है आपके बुक में या नोट्स में, आपको पढ़ाई नहीं गई, तो आप उसका फॉर्मूला लिख दें। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी होती है शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट जितने मार्क्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है तो उसमें इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना होता है ताकि आपको मार्क्स जो है पूरे के पूरे मिल सके। ठीक है, फिर आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का जो है हमारा काफ़ी लॉन्ग सिलेबस है उसमें हमारे कोर्स में, तो आपने ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पहले आप लॉन्ग अटैम्प्ट करें, उसके बाद फिर आप शॉर्ट पर आएँ। वो इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी लंबे होते हैं, किसी में डायग्राम भी पूछी गई होती है तो आपने उसमें डायग्राम भी प्रेजेंट करनी होती है। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप जो है लॉन्ग में जो है
पूरे एक डायग्राम भी प्रेजेंट करें और पूरे लॉन्ग पहले एक तसल्ली से कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है ना शॉर्ट, क्योंकि केमिस्ट्री के थोड़े होते हैं इस तरह डिफ़िकल्टी लेवल के लगते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो फिर उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल माइंड में बहुत सोचना होता है, उसमें कभी कभार तो तजुर्बा बहुत ज़्यादा लगता है केमिस्ट्री में, तो सोच कर आंसर लिखने होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, फिर लॉन्ग करने का टाइम नहीं बचता। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लॉन्ग अटैम्प्ट करें, उसके बाद फिर शॉर्ट अटैम्प्ट करें और बाकी MCQ आपने OMR शीट पर दे देने हैं। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी पर, क्योंकि मैं तो खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें बायोलॉजी में करना क्या होगा कि देखें, उसमें लिखा होता है पेपर में कि आंसर शुड नॉट एक्सीड 6 लाइन्स। तो 6 लाइन्स का ये मतलब नहीं होगा कि आप 6 लाइन का जो है आंसर लिख लें और 6 लाइन का आंसर लिख कर आंसर ख़त्म, ऐसा नहीं होता। नो, इसमें होता ये कि 6 लाइन से मुराद 6 सेंटेंसेस। ठीक है, आपने 6 सेंटेंसेस का आंसर प्रेजेंट करना होता है, उसमें पूरा एक 6 सेंटेंसेस का आंसर बनाना होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है भले जितनी भी लिमिट है, एक पेज भी क्यों ना भर जाए 6 सेंटेंसेस से, लेकिन आपने 6 सेंटेंसेस का आंसर करना होगा। ठीक है, मिनिमम 6 सेंटेंसेस का आंसर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, और ज़ूलॉजी और बॉटनी में ज़्यादा दूसरी ये बात भी बच्चे पूछते हैं कि डिफरेंसेस कितने लिखने हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क का भी क्वेश्चन है और डिफरेंसेस कितने लिखने हैं, डिफरेंसेस आपने 4 लिखने हैं। अच्छा, डिफरेंसेस में आपने किन बातों का ख्याल रखना है? डिफरेंसेस में ये करना है कि अगर एक स्टेटमेंट आप एक चीज़ का लिख रहे हो तो दूसरे में जो है आपने कभी भी वो नहीं लिखना, वही सेंटेंसेस को नोट लगाकर नहीं लिखना, इससे आपके जो है ना मार्क्स कटेंगे, मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपने जैसे लिखा कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जा रहा है। ये सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, है हर सब्जेक्ट में करना है। ठीक है, अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड और रीयूटिलाइज्ड। अब नॉन रिन्यूएबल में ये नहीं लिखना। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में ये नहीं लिखना कि दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट रीयूज्ड और नॉट रीयूटिलाइज्ड, ये नहीं लिखना। आपने लिखना क्या, आपने उसमें लिख दिया उसमें रिन्यूएबल में लिख दिया कि विच आर रीयूज्ड एंड रीयूटिलाइज्ड। उसमें ये लिखना होगा नॉन रिन्यूएबल में कि जो है दोज रिसोर्सेज विच आर वंस एग्जॉस्टेड, बस। ठीक है, विच आर वंस यूज्ड एंड देन एग्जॉस्टेड, बस। इस तरह जो है आपके दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगे और डिफरेंसेस का पता चलेगा एग्जामिनर को। ठीक है, ये चीज़ करनी होगी। और तीसरी चीज़ ये पूछते हैं बच्चे कि जो है उर्दू के सब्जेक्ट में क्या करना होगा। तो उर्दू के सब्जेक्ट में जो है इन बातों का ख्याल रखना होगा। लोग पूछते हैं कि शेर डालना ज़रूरी है कुछ। देखें, शेर डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुमासिल शेर डालना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में। आप अगर डालेंगे तो एग्जामिनर का इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगी। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप मुमासिल शेर डालें किसी भी चीज़ में, ऐसे हो जाए, मरकज़ी ख्याल हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर डाल सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और बाकी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा आपने उर्दू में कि उसके MCQs वगैरह जो है वो मोस्टली 10 ईयर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इधर से लगते हैं, तो आपने वहाँ से प्रिपरेशन करनी होगी उर्दू के MCQs वगैरह की। ठीक है, और ये सब होगा। और बाकी बस दैट्स ऑल, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ सुफा अकेडमी। थैंक यू।